यूपीपी री एग्जाम चल रहा है और एक टॉपिक ने हर शिफ्ट में अपने प्रश्नों को दिखाया है, वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का उपयोग आप जानते हैं, रीजनिंग से लेकर मैथ तक इसकी कनेक्टिविटी रहती है। मैंने इस टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ाया भी था और आपने देखा होगा अभी तक कि हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर नजर आ रहे हैं। आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर अच्छे से इसकी एनालिसिस कर ले, अच्छे से इसको समझ ले, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 मिनट के इस वीडियो को आप लोग इन तक देखिएगा। मैं 5 ही प्रश्न केवल हल कराऊंगा और उन्हीं 5 प्रश्नों से आपका वेन डायग्राम में कवर कर दूंगा। वेन डायग्राम यहाँ पर किसी ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज पर होता है। 2 प्रकार के वेन डायग्राम आप समूहों के हिसाब से डिफाइन करते हैं। एक तो 2 समूह पर आधारित अर्थात 2 ही ग्रुप होते हैं, और एक 3 समूह पर आधारित होते हैं। बात यहाँ पर होती है जैसे अगर हम किसी विषय में फेल पास की स्थिति ले लें, या किसी एक ही सोसाइटी में रहने वाले लोगों की किसी कैटेगरी के आधार पर ले लें। एक ग्रुप सपोज करिए ए है, दूसरा ग्रुप अगर बी है, तो अगर हमने कहा कि एक ग्रुप ए में अगर 150 लोग रहते हैं, दूसरे ग्रुप में अगर मान लीजिए 120 लोग रहते हैं, और वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या यदि 200 है, टोटल अगर पर्सन्स की बात करा जाए तो 200 है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन्स होंगे जो कि ग्रुप ए और बी दोनों में बिलोंग करते होंगे। ये फेल पास की स्थिति पे भी बन सकता है, मोटरसाइकिल कार के उपयोग पर भी बन सकता है, न्यूज़पेपर्स के पढ़ने की बात हो सकती है, चाय कॉफ़ी के उपयोग पर हो सकता है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति बन सकती है। अगर यह संख्या कुल मिला के 200 है, जबकि आपको मैंने कहा कि यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 150 है, मिला के अगर देखा जाए 270 बन रहा है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी पर्सन्स होंगे जो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में बिलोंग करते होंगे। अगर इसकी बात किया जाए, यह दोनों की परिस्थिति को दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि ग्रुप ए में 150 में लोग रहते हैं, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कंपलसरी केवल ग्रुप ए में ही रहते हैं, हो सकता है उसमें से कुछ लोग ग्रुप बी में भी रहते होंगे। अगर यहाँ पर हम उसकी संख्या को n मान ले, तो यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन बनेगी जहां पर केवल, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ओनली इन ए अर्थात केवल ए में रहने वाले लोग हैं। इसी प्रकार से इसकी संख्या की बात अगर हम करेंगे तो यह ओनली इन बी अर्थात केवल बी में रहने वाले लोगों की बात की जाएगी। तो अगर इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर 150 है, इस गोले की वैल्यू, तो यह संख्या 150 माइनस n हो जाएगी। ये परसेंटेज पर भी सेम टू सेम लागू होता है। इसी तरह से अगर यह 120 है तो यह 120 माइनस n हो जाएगा। सभी को जोड़ देने से एक बार n कैंसिल होगा, अर्थात 270 माइनस n बराबर आपके सामने 200 है, अर्थात n की वैल्यू 70 होगी, अर्थात 70 लोग होंगे जो दोनों ग्रुप में बिलोंग करेंगे। तो इस हिसाब से आपका 2 समूह पर आधारित कॉन्सेप्ट होता है। जैसे यहाँ पर कहा जाए कि ग्रुप ए में 80 लोग रहते हैं या 80% रहते हैं, ग्रुप बी में यहाँ पर 60 लोग रहते हैं, और ग्रुप सी में अगर सपोज करिए 40 लोग रहते हैं। इस प्रकार से दिया गया, और हमसे कहा गया ग्रुप ए और बी की बात किया जाए तो यहाँ पर कुल 25 लोग रहते हैं। इस पूरे की बात अगर इस समय ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात करें तो इसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप बी और सी की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे। अगर सपोज करिए इसकी संख्या यहाँ पर 20 है, और इसी तरह से ग्रुप ए और ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या मान लीजिए यहाँ पर 15 है, और इसने कहा कि तीनों में रहने वाले लोगों की संख्या अगर सपोज करिए यहाँ पर 8 है। तो अब हमसे यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करने के प्रश्न बनते हैं। जैसे हम ये बात करें कि जो केवल ग्रुप ए और सी में रहते हैं, 15 से 8 निकाल दे 7 हो जाएगा। जो केवल ग्रुप बी और सी में रहते हैं, 20 से 8 निकाल दे 12 हो जाएगा। जो केवल ग्रुप ए और बी में रहते हैं, 25 से 8 निकाल दे यहाँ पर 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इन दोनों को जोड़ दे, 12 8 20 होता है, 20 7 27। इसका मतलब केवल ग्रुप में सी में रहने वाले लोग की संख्या 13 हो जाएगी। ऐसे अगर इसकी बात किया जाए कि यहाँ पर 12 8 20, 20 10 30, 30 7 37, अगर 37 निकाल दे तो इसमें इसकी केवल संख्या 23 हो जाएगी, जो केवल ग्रुप बी में रहते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ 80 है, 17 8 25, 25 7 32 होता है, 32 अगर निकाल दे तो यहाँ पर 80 से 30 निकला 50, और 2 और निकला तो 48, ये संख्या केवल 48 हो जाएगी। तो इस हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है। मैं कुछ प्रश्न जैसे मैंने आपसे कहा था कि 5 ही कराऊंगा, और 5 में सभी प्रश्नों का हल मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा, जो आपकी परीक्षा से आपको कनेक्ट करता दिखेगा। पहला प्रश्न देखिएगा, बोर्ड पर है, जिसमें आपको साफ साफ लिख कर दिया है, क्या, पढ़ के देखिए। एक कॉलेज की छमाही परीक्षा होती है। भौतिकी मतलब फिजिक्स 48% छात्र पास होते हैं, 42% रसायन में पास होते हैं। दोनों विषयों में 10% छात्र पास होते हैं। दोनों विषयों में फेल छात्रों की संख्या या परसेंटेज हमको बताना है। अगर हम इस बात को भी थोड़ा डिफाइन कर दें कि अगर किसी कॉलेज के किसी विषय में 60% बच्चे पास होते हैं, तो निश्चित तौर पर उस विषय में टोटल 100% बच्चे थे, और 60 अगर पास हुए तो 40% फेल होते हैं। इसी तरह से अगर हमने कहा 20% फेल होते हैं तो 80% पास होते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम आप बनाइए भौतिकी अर्थात फिजिक्स के लिए, उसी प्रकार से एक और डायग्राम आप बना दीजिए। दूसरा विषय है आपका केमिस्ट्री, जिसे रसायन कह रहे हैं, केमिस्ट्री। 48% बच्चे यहाँ पर भौतिकी में पास हैं, ध्यान से देखिएगा, और 42% बच्चे यहाँ पर रसायन में पास हैं। अब इसने कहा दोनों विषयों में जो 10% छात्र पास है, तो इसकी संख्या यहाँ पर 10% कर दीजिए। फेल कितने हैं, इसका मतलब देखिए हमको ये पहले समझना है कि पास कितने हैं। पास का मतलब चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे दोनों में, अगर उसकी पूरी संख्या की बात किया जाए, ये 48 से 10 अगर निकाल दे तो केवल फिजिक्स में 38% पास हैं,
इसी प्रकार से 42 से 10 निकाल दे तो केवल 32% आपकी केमिस्ट्री में पास हैं। सभी को जोड़ दिया तो 70 10 80% बच्चे टोटल पास हैं। और 80% अगर पास हो गए तो 80 20 यहाँ पर 100 होता है, तो 20% बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो 20% पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो एग्जैक्टली इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप ये प्रश्न आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। एक प्रतियोगी परीक्षा होती है, सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, सेक्शन बी में 77% पास होते हैं, जबकि दोनों सेक्शंस में 18% अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं। यदि दोनों सेक्शंस में 1425 छात्र उत्तीर्ण अर्थात पास होते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या बतानी है। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है, यहाँ पर फेल पास का आंकड़ा दिया है, जैसे आपको पास दिया है जबकि दोनों में फेल दिया है। हम यहाँ पर डायग्राम या तो फेल आधारित बना सकते हैं या तो पास आधारित बना सकते हैं। अब आप फेल आधारित अगर बनाएंगे तो पास आधारित अगर आप सोचेंगे, जबकि सोचिए इन्फॉर्मेशन की बात अगर किया जाए तो ये पास ही की संख्या दिया है, तो इसका मतलब हमें पास का ही अगर आंकड़ा मिल जाए तो हम उससे टोटल संख्या आराम से बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डायग्राम अगर हम फेल आधारित बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसका कारण समझिएगा, अगर हम दोनों का 18% फेल ले रहे हैं तो दोनों में हम 82% पास लेंगे, और 82 देखिए इससे ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स लेकर जाना होगा। इसलिए हम फेल आधारित डेटा लेकर चल रहे हैं, अर्थात दोनों के फेल को डिफाइन करते हुए बढ़ रहे हैं। कैसे? सेक्शन ए, सेक्शन बी। ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। अगर 80% इसमें पास है तो 20% इसमें फेल है। उसी तरह से अगर 77% इसमें पास है तो 23% इसमें फेल है, और दोनों में देखिए 18% फेल है, यहाँ 18 कर दीजिए। इससे हम फेल का परसेंटेज डिफाइन कर देंगे। अगर टोटल यह पूरा सर्कल आपका 20 है और 20 में से 18 निकलेगा तो यह आंकड़ा केवल 2% आएगा। यह 23 है और 18 निकला तो यह 5% आएगा। 5 2 7 18 7 25% यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। अगर 25% फेल है तो निश्चित तौर पर 75% क्या होगा बताइए, पास होगा। और 75% अगर पास है तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर 75% की वैल्यू आपको दी गई है, जो कि 1425 है। 1425 है, और आपसे टोटल संख्या पूछा गया है तो टोटल संख्या हमेशा 100% होगी। तो 25 या 75 होता है, 25 चौके 100 होता है। 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 2 2 3 7 21, 3 5 15, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस जाएगा, 4 5 20, 4 7 28, 2 30 कैरी 3, 4 चौके 16, 3 19, 1900 बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे टोटल दोनों सेक्शंस में। तो यहाँ पर टोटल जो बच्चे थे, कुल अभ्यर्थी जो थे उपस्थित, उनकी संख्या 1900 थी। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका 1900 राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलिए, तीसरा नंबर देखिएगा। प्रश्न है, एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण पर यह पाया गया कि 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं, 40% लोग बी नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 20% लोग ना तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और ना ही समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। मतलब उनका पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या 500 है। इसमें देखिए ऐसी स्थिति होती है जब कहा जाता है कि ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो चाहे समाचार पत्र ए पढ़े, चाहे समाचार पत्र बी पढ़े, या दोनों पढ़े, बात एक ही होती है। कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया थे हमको बताना है। समझिए इस तरह का प्रश्न देखिए कैसे बनेगा। इसका सोल्यूशन अगर हमें करना है तो समाचार पत्र ए लिखा, समाचार पत्र बी लिखा, दोनों समाचार पत्र की बात किया गया। बताया गया 50% लोग समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, 50% लोग, 40% लोग समाचार पत्र बी पढ़ते हैं, और आपको पता है कि यहाँ पर 20% लोग कुछ पढ़ते ही नहीं। इसका मतलब यह पूरा आंकड़ा 80% के बराबर है। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि कितने लोग ऐसे या कितने परसेंटेज ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई समाचार पत्र जरूर पढ़ते हैं। उनकी जो संख्या दिया उसके आधार पर टोटल सर्वेक्षण को हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि अगर इसको जैसे पीछे भी करके आए, अगर इसको n माने तो 50 में से n निकलेगा। हम सीधा सीधा ओरल भी बता सकते थे, लेकिन ऐसे भी करके देख लीजिए। 40 माइनस n होगा, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो n से कैंसिल होगा। 50 40 90 माइनस n होगा, 90 माइनस n 80 हो जाएगा, अर्थात n बराबर आपका यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं जैसे n उधर जाएगा तो n बराबर आपका 10% होगा। 10% ये हो गया, अर्थात यह संख्या आपकी 10% है, जो कॉमन है, जो दोनों समाचार पत्र पढ़ती है। तो हम लोग को यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो संख्या आई, जो पढ़ने वालों की संख्या है, जैसे अगर हम लोग चेक कर लें कितने परसेंट ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई समाचार पत्र जरूर पढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा है ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर 500 है। तो यहाँ पर यह संख्या जो दोनों वाली है वो कितनी आ गई, 10% आ गई। अब 10% का मान अगर आपको दिया है कितना, 500, तो हमसे पूछा गया कितने लोग का सर्वेक्षण कराया गया। तो सर्वेक्षण तो 100% लोग का होगा। तो 100% मतलब टोटल कलेक्शन 10 बार गया, 10 का मल्टीप्लिकेशन किया, 5000 लोग का सर्वेक्षण कराया गया था, जो ऑप्शन नंबर
सी में दिया गया है। हम ऐसे ओरल भी कर सकते थे 50 40 90, जितना ज़्यादा था उतना ही लोग कॉमन हो गए। 90 80 से 10 ज़्यादा था, और 80 क्यों लिखा था, पहले से कंफर्म था कि 20% लोग कोई भी समाचार पत्र पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों पर फोकस रखिएगा। चौथा नंबर देखिएगा, एक गाँव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। तो आइए डिफाइन करते हैं, इस तरह का प्रश्न भी कंफर्म कर लिया जाए। ये हमने सबसे पहले बनाया यहाँ पर गाय वालों के लिए काऊ जिसको कह रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा भैंस अर्थात बेफेलो बी लिख दिया हमने। अब देखिए 60% परिवारों के पास एक गाय, 60% की बात किया, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 30% कर दिया, 15% परिवारों के पास दोनों है अर्थात गाय भैंस, थोड़ा सा अमीर टाइप के लोग हैं, 15% हो गया। अब ऐसे ही ऐसे परिवार बताइए जिनके पास केवल गाय है, तो 60 से अगर 15 निकाल दे 45% हो गया। ऐसे जिनके पास केवल भैंस है 30 से 15 निकाल दो 15 हो गया। अब ऐसे लोग जिनके पास गाय या भैंस या दोनों में से कोई एक मतलब घरेलू जानवर जरूर उपलब्ध है, 15 15 30 से 75% लोग के पास कोई ना कोई पालतू यहाँ पर दूध देने वाले जानवर जरूर अवेलेबल है। तो हमसे पूछा गया कि अगर कुल परिवारों की संख्या, अच्छा एक बात बताइए, 75% के पास अवेलेबल है तो निश्चित तौर पर 25% के पास अवेलेबल कुछ भी नहीं है। तो 25% के पास अवेलेबल कुछ भी नहीं, हमसे यही पूछा था कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, यही हमको बताया था, यही हमको कंफर्म करना था। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारे पास अगर टोटल संख्या ये जो नहीं है वो कंफर्म हो गया है। 25% के बारे में भी आप जानते हो कि 1/4 होता है, या ऐसे सिंपल कर सकते थे कि टोटल संख्या अगर परिवारों की 96 है, 96 के 1/4 लोग के पास कोई भी एक जानवर नहीं है, 4 से डिवाइड कर दिए, 24 चौके 96 होता है। 24 ऐसे परिवार है जिनके पास ना तो गाय है ना तो भैंस है, अर्थात वो लोग जो है गाय भैंस का उपयोग पालन में नहीं करते हैं घरेलू जानवर के तौर पर। ठीक है, ये होता है। लास्ट क्वेश्चन हम 5वां करते हैं, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, इसको भी हम लोग कवर करते हैं। प्रश्न क्या है, एक कक्षा 11 की एक मध्यावधि अर्थात छमाही परीक्षा होती है। 45% गणित में फेल होते हैं, 54% भौतिकी में और 48% रसायन विज्ञान में फेल होते हैं। सभी तीनों विषयों में केवल 10% छात्र असफल होते हैं। मतलब तीनों विषयों की बात अगर किया जाए कंबाइन में 10% फेल होते हैं। भौतिकी और रसायन में 20% फेल होते हैं, रसायन और गणित में 15% फेल होते हैं, भौतिकी और गणित में 18% फेल होते हैं। उन छात्रों का परसेंट कितना है जो केवल 2 विषयों में ही फेल होते हैं, उनका परसेंटेज बताना है जो केवल 2 विषयों में ही फेल होते हैं। आइए थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले पहला विषय, दूसरा विषय और तीसरा विषय, अब 3 विषयों का हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको अगर हम मैथ कह रहे हैं, इसको हम लोग फिजिक्स कह रहे हैं, इसको हम लोग केमिस्ट्री कह रहे हैं। तो फेल का ही चल रहा है, 45% मैथ में फेल है, 45%, 54% फिजिक्स में फेल है, ठीक है, और 48% यहाँ पर केमिस्ट्री में फेल है। अब जैसे इसने कहा था कि तीनों विषयों में 10% फेल है, यहाँ पर हमने कर दिया 10%, करेक्ट है। अब पढ़ते जाइए, भौतिकी और रसायन, भौतिकी और रसायन अगर इसकी बात किया जाए तो 20% फेल है। इसके बाद रसायन और गणित, रसायन गणित की बात अगर किया जाए, मैथ एंड केमिस्ट्री, इसमें 15% है, और भौतिकी और गणित की अगर हम बात करें तो 18% है, ठीक है। हमसे देखिए क्या पूछा है, उन छात्रों का परसेंटेज कितना है, उन छात्रों का परसेंटेज कितना है जो केवल 2 विषयों में फेल हुए। केवल 2 विषयों के फेल की बात अगर किया जाए, और हमसे ये भी पूछा जा सकता है तो केवल केमिस्ट्री में फेल, केवल फिजिक्स में फेल, केवल मैथ्स में फेल, ऐसे भी पूछा जा सकता था। फिलहाल हमसे पूछा केवल 2 विषयों में फेल, तो ऐसे को थोड़ा समझिएगा। जैसे देखिए ये हमारा फिजिक्स एंड मैथ में फेल है, ये पूरा, जिसमें 10% दोनों में है, तीनों में है, इसका मतलब केवल अगर फिजिक्स और मैथ की बात करें तो 8% आएगा। इसी तरह से अगर मैथ एंड केमिस्ट्री की बात करो, टोटल 15 है, टोटल 15 है जो दोनों में है, लेकिन उसमें से 10 तीनों में है, तो इसका मतलब केवल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें, मैथ एंड केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 5 आएगा। ऐसे ही अगर हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की कंप्लीट बात करेंगे तो 20 है, जिसमें 10 तीनों में है, तो यह भी संख्या आपकी 10 ही हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कितने ऐसे बच्चे हैं जो केवल 2 विषयों में फेल हैं। एक 8 हुआ, एक 5 हुआ, एक 10 हुआ, 8 5 13 10 23% बच्चे हैं जो केवल 2 विषयों में फेल है। देखो ये थोड़ा समझना है। अगर यहीं पर हमसे पूछता कि केवल केमिस्ट्री में कितने बच्चे फेल है, कितने परसेंटेज फेल है, यह वैल्यू आती है। कैसे आती, इन दोनों को तीनों को जोड़ देते 25, 25 से 48 का डिफरेंस कर लेते, पता चल जाता। केवल फिजिक्स में कितने फेल हैं, 8 10 10 20 28, 28 इससे घटा देते तो यह वैल्यू आ जाती। केवल मैथ में कितना फेल है, 10 8 18 5 23, 23 इससे घटा देते यह वैल्यू आ जाती। इस तरह से कुछ भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। विश्वास करिए इस तरह का प्रश्न ही आपसे पूछा जाएगा, इसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए और हर प्रश्न पर अपनी पकड़ बनाइए।
अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए जो आने वाला आपको 30 और 31 को देना है। मेरी शुभकामनाएं और मेरा प्रयास अभी आपके साथ रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मुलाकात अन्य वीडियो में होती। थैंक यू सो मच।